Hello everyone, this is Kusum, your English mentor, and once again welcome to Learning Without Burden. तो हमारी रीड पीवाईक्यू सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग लैंग्वेज वन के पीवाईक्यूज करेंगे 2021, 2022 और हमने 2019 के पेपर्स कर लिए हैं। आज की क्लास में हम लोग 2015 की पीवाईक्यूज करेंगे, ठीक है, जो कि स्पेसिफिकली इंग्लिश लैंग्वेज वन के लिए होगा। ठीक है, सो ज़रूरी नहीं है सिर्फ रीड वाले बच्चे ही देखें। सो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स ऑफ इंग्लिश। चाहे आप सीईटी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आपका आज स्टैट का पेपर है जो कि अभी आपका होने वाला है, लेकिन जो अब HBSC बोर्ड्स के एग्जाम होंगे उस वजह से बार बार डिले हो रहा है। सो इट इज़ हेल्पफुल फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स। ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज वीडियो। देखिए, इस क्वेश्चन में आपको पहले कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना है। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन के बेस पे आपको आंसर्स करने हैं। ठीक है, पहले हमारा पैसेज पढ़ लेते हैं। पैसेज क्या कहता है? मोस्ट चिल्ड्रन स्टार्ट वॉचिंग टीवी लॉन्ग बिफोर दे एंटर स्कूल। मतलब कि बहुत सारे बच्चे जो है स्कूल एंटर करने से पहले ही, स्कूल में एडमिशन लेने से पहले ही टीवी देखना शुरू कर देते हैं। Many doctors have come to the conclusion that children up to age of 2 years should not watch TV. अब डॉक्टर्स जो है, बहुत सारे डॉक्टर्स इस कंक्लूजन पर आए हैं। कंक्लूजन क्या होता है आपका? निष्कर्ष। ठीक है, निष्कर्ष मतलब कि नतीजा। इस नतीजे पर आए हैं कि जो बच्चे हैं जो 2 साल तक की एज के हैं उनको टीवी नहीं देखना चाहिए, उनसे नीचे वालों को। The doctors are of view that the first 2 years of life are very important for the development of child's brain. क्योंकि अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर्स, इनफैक्ट जो 2 साल के बच्चे होते हैं, जो बच्चे के ग्रोथ ईयर्स होते हैं पहले 2 साल में, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि बच्चे का 2 साल में जो है ब्रेन का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, इसलिए ब्रेन में अच्छी अच्छी चीज़ें आनी चाहिए, ना कि द थिंग्स रिलेटेड टू टीवी। ठीक है, जो हम टीवी में देखते हैं उससे बच्चे का डेवलपमेंट इतना ज़्यादा नहीं हो पाता है। तो 2 साल तक बच्चों को टीवी, मोबाइल फ़ोन इनसे दूर ही रखना चाहिए। आजकल हम लोग देखते हैं छोटे छोटे बच्चों को भी इतना ज़्यादा हाई पावर का स्पेक्स लगे होते हैं, है ना, चश्मे लगे होते हैं। सो बच्चों को अवॉइड करना चाहिए। इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट्स to maintain a specific distance between child and the smart technology like TV and phones. Okay, आगे क्या कह रहा है? Spending time with parents and others encourages learning and healthy physical and social development. अगर बच्चे जो है टीवी मोबाइल को छोड़ करके पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो उनकी लर्निंग भी इंकरेज होगी और उनका फिजिकल और सोशल डेवलपमेंट भी होगा, उनकी हेल्थ भी अच्छी होगी। ठीक है, एज चिल्ड्रन गेट ओल्डर टीवी कैन बी वॉच टू अ लिमिटेड एक्सटेंट। हाँ, लेकिन अगर थोड़े से बड़े हो जाते हैं बच्चे तो वो टीवी देख सकते हैं, लेकिन एक लिमिटेड टाइम तक, एक लिमिटेड उनका फिक्स टाइम होना चाहिए कि इतने टाइम तक वो टीवी देख सकते हैं। क्योंकि टीवी में भी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें आती हैं, है ना, तो एक टीवी देखना भी एक तरीके से थोड़ा सा हमारा डेवलपमेंट हो सकता है, लेकिन सिर्फ एक लिमिटेड टाइम तक लिमिटेड कंटेंट ही देखना चाहिए। ठीक है, children preparing to enter school can learn the alphabets and numbers from educational programs. तो जो बच्चे स्कूल जाना शुरू करने वाले हैं, जैसे कि 4-5 साल की एज के, वो टीवी में क्या देख सकते हैं? एजुकेशन कंटेंट देख सकते हैं, एजुकेशन प्रोग्राम्स देख सकते हैं, और वहाँ से वो अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स, पोएम्स ये सब सीख सकते हैं। दे कैन ऑल्सो लर्न अबाउट वाइल्ड लाइफ और नेचर शोज, और वो वाइल्ड लाइफ के बारे में भी जान सकते हैं। नेचर शोज आते हैं जैसे डिस्कवरी हो गया, है ना, ऐसे शोज देख सकते हैं पेरेंट्स की, उनमें क्या कहते हैं, पेरेंट्स की निगरानी में, है ना। टीवी कैन बी एन एक्सीलेंट एजुकेटर एज वेल एज एंटरटेनर फॉर चिल्ड्रन। टीवी जो है एक बहुत अच्छा एजुकेटर भी हो सकता है बच्चे के लिए और एंटरटेनर भी हो सकता है। सो बेसिकली आपका पूरा पैसेज टीवी और चाइल्ड के बीच में है ना। भाई, बच्चों को टीवी किस एज में देखना चाहिए, क्या देखना चाहिए, कब देखना चाहिए, है ना। ओके, अब हम लोग जो है वन बाय वन क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? बोथ द वर्ड्स चिल्ड्रन एंड एंटरटेनर आर। अब देखो, ये कहता है कि चिल्ड्रन और एंटरटेनर जो दो वर्ड्स हैं ये क्या हैं? बच्चे, है ना। चिल्ड्रन क्या हो गया? बच्चे, और एंटरटेनर यानी कि वो इंसान जो एंटरटेन करता है। स्पेसिफिकली बात तो इंसान की होगी ना, चाहे वो बच्चा है चाहे वो एंटरटेन करने वाला है। तो किसी पर्सन, प्लेस या थिंग की बात करी जाए, पर्सन, प्लेस या किसी थिंग की बात करी जाए तो वो क्या होता है? नाउन होता है ना। सो चिल्ड्रन एंड एंटरटेनर आर नाउन। प्रोनाउन क्या होते हैं? जो नाउन के प्लेस पर आते हैं, जैसे ही, शी, दे, इट। ठीक है, एडवर्ब्स क्या होते हैं? जिनके लास्ट में एल वाई होता है, जो कि वर्ब को क्वालिफाई करती हैं। वर्ब क्या होता है? किसी काम का होना, डूइंग, प्लेइंग। ओके, सो दीज आर वर्ब्स। समझ गए आप चारों ऑप्शंस? तो चिल्ड्रन और एंटरटेनर क्या है आपके? दे आर
nouns, okay? Children or entertainer, because name of anything, name of person, place and thing is known as noun, okay? So first question का आंसर क्या हो जाएगा आपका? noun, okay? So A will be the right answer. Let's proceed to the next question. अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? The verb in the clause they enter school is in, अब आपको बताना है they enter school, ये जो है आपका टेंस कौन सा है? इस सेंटेंस में आपका टेंस कौन सा है? ठीक है, वर्ब कौन सी है? वर्ब देखो, वर्ब इसमें एंटर है ना, एंटर इज अ वर्ब, ओके? तो एंटर देखो, एंटर इज अ फर्स्ट फॉर्म, अगर एंटर्ड होता तो सेकेंड फॉर्म होती, हैड एंटर्ड होता तो ये पास्ट परफेक्ट हो जाता, पास्ट परफेक्ट हो जाता, सिर्फ एंटर्ड होता तो सिंपल पास्ट हो जाता, लेकिन एंटर है, एंटर क्या है? हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और जहां पर भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है वो तो सिंपल प्रेजेंट टेंस ही होता है, तो पास्ट वाले ऑप्शंस कट करो क्योंकि सेकंड या थर्ड फॉर्म नहीं है, सिंपल पास्ट नहीं आएगा, और पास्ट का तो यही ऑप्शन था। अब देखो, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बचे हैं, ठीक है? सो परफेक्ट क्या होता है? परफेक्ट में हमेशा हैज हैव हैड आता है ना, एच फैमिली आती है, प्रेजेंट यानी कि हैज हैव होना चाहिए, हैज हैव नहीं है तो ये सेंटेंस भी नहीं आएगा, कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी होता है, आईएनजी आपको कहीं पे दिख रहा है? वो भी नहीं है, तो ये ऑप्शन भी नहीं आएगा, सिर्फ एक ऑप्शन सही है आपका, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सो बी वुड बी द राइट आंसर, ओके? सो सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और हमें यहाँ पे साफ पता चल रहा है एंटर जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ओके? आपको मैंने पहचान बता दी, पास्ट टेंस में क्या होता है? डिड होता है और सेकंड फॉर्म होता है, सेकंड फॉर्म नहीं है तो पास्ट भी नहीं है। परफेक्ट में क्या होता है? एच फैमिली, हैज हैव हैड, वो भी नहीं है तो परफेक्ट भी नहीं होगा, कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी होता है। सो इनमें से कोई भी रूल आपका फॉलो नहीं हो रहा है, सो दे एंटर स्कूल में सिंपल प्रेजेंट टेंस हो जाएगा, so A would be the right. So here B would be the right answer. Okay, simple present tense. Option number B. Third question आपसे क्या कहता है? The third question is which of the following has 3 degrees of adjective in their correct form? By one options पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन क्या कहता है? Poor, more poor, poorest, important, most important, importantest, ओल्ड ओल्डर ओल्डेस्ट, थिन थिनर मोर थिनर। अब देखो, पुअर मोर पुअर, तो मोस्ट पुअर आना चाहिए, एक में तो मोर लग गया, एक में ईएसटी लग गया, ये तो गलत है। इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट की जगह यहाँ पे मोर इम्पोर्टेंट आता और यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट आता तो ये सही हो जाता, तो ये भी गलत है। थिन थिनर थिनेस्ट होता है, मोर थिनर नहीं होता, क्योंकि मोर कहाँ पर लगता है? कंपैरेटिव डिग्री में लगता है, और ये सुपरलेटिव है ना, तो थिन थिनर थिनेस्ट होना चाहिए, तो ये भी गलत है आपका। एक ही ऑप्शन सही बचा, ओल्ड ओल्डर एंड ओल्डेस्ट, ये जो है आपकी एडजेक्टिव की तीनों फॉर्म है, तीनों डिग्रीज हैं, जो कि बिल्कुल सही है। सो ऑप्शन नंबर सी वुड बी द राइट आंसर हियर, ओके? लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? इन द फ्रेज अ गुड थिंग द डिटर्मिनर यूज्ड इज, अब इसमें डिटर्मिनर क्या है? अ गुड थिंग। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे हैं रीड सीरीज के, तो मैंने आपको डिटर्मिनर्स बहुत बार बताए हैं। देयर आर मेनी टाइप ऑफ डिटर्मिनर्स, जैसे क्वांटिफायर्स हो गए, ठीक है, आर्टिकल्स हो गए, और आपके डेमोन्स्ट्रेटिव्स हो गए, ठीक है, पोजेसिव्स हो गए, डेमोन्स्ट्रेटिव्स और पोजेसिव्स, देयर आर मेनी टाइप ऑफ डिटर्मिनर्स। तो इनमें से आपको बताना है अ गुड थिंग में से कौन सा डिटर्मिनर है। आर्टिकल्स कौन से होते हैं? ए, एन और द। कहीं पर आपको इनमें से कोई ऑप्शन दिख रहा है? गुड थिंग, अ थिंग, अ। डी विल बी द राइट आंसर, अ गुड थिंग। इसमें से चारों ऑप्शंस में से डिटर्मिनर कौन सा है? ए जो है, ऑप्शन नंबर फोर्थ, ए। ए इज अ डिटर्मिनर, कौन सा डिटर्मिनर है? आर्टिकल्स वाला, ठीक है? So D would be the right answer. Okay. So your next question is which of the following sentences has the correct structure of questions? मतलब कि क्वेश्चन का सही स्ट्रक्चर, सही फॉर्मेट आपका इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन फॉलो करता है? हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू फिनिश योर वर्क, कि आपको आपका काम फिनिश करने में, आपका काम खत्म करने में कितना समय लगेगा, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। हाउ डिड लॉन्ग यू विल टेक, इतने इतने वर्ब के फॉर्म्स, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि डिड आ गया, डिड के साथ विल कैसे आएगा? हाउ लॉन्ग यू टेक टू फिनिश योर वर्क, इसमें तो हमें यही नहीं पता चला कि वर्ब कौन सी है। हाउ लॉन्ग यू टेक, ये तो गलत ही है, आपका रूल जो है फॉलो ही नहीं करता है, आपका स्ट्रक्चर ही कंप्लीट नहीं है। हाउ लॉन्ग यू विल टेक टू फिनिश योर वर्क, आपको मैं यहाँ पर एक रूल बताती हूँ।
जब आपका WH के साथ या फिर जो भी आपका इंटेरोगेटिव आपकी वर्ब होती है उसके साथ अगर जस्ट हेल्पिंग वर्ब आता है तो ही वो इंटेरोगेटिव बन पाता है। लेकिन अगर WH के साथ या फिर किसी भी इंटेरोगेटिव वर्ब के साथ आपका सब्जेक्ट आ गया तो वो इंटेरोगेटिव नहीं रहता है। जैसे विल यू कम, है ना, विल यू कम। अब इसमें देखो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका क्या आया है, सब्जेक्ट आया है, ठीक है, तो ये आपका इंटेरोगेटिव हो गया। लेकिन सीधा बोल देते यू विल कम, यू विल कम, तो ये सिंपल आपका टेंस हो जाता, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, व्हाट विल यू डू, व्हाट विल यू डू, तो ये आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें WH के बाद हेल्पिंग वर्ब आई है। लेकिन व्हाट यू विल डू आ जाता तो ये कोई भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं रहता क्योंकि WH के बाद सब्जेक्ट आ गया। सिर्फ और सिर्फ WH के बाद हेल्पिंग वर्ब होती है तभी वो इंटेरोगेटिव क्वेश्चन बन पाता है, वरना अगर सब्जेक्ट आ गया तो इंटेरोगेटिव नहीं होगा। यहाँ पर भी देखो हाउ लॉन्ग के बाद आपका सब्जेक्ट आ गया, है ना, हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए थी तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। ये ऑप्शन सही है क्योंकि हाउ लॉन्ग के बाद आपकी यहाँ पर वर्ब आ गई ना, है ना, आपका हेल्पिंग वर्ब आ गई यहाँ पर, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आया है ना। सो हाउ लॉन्ग, फिर हेल्पिंग वर्ब देन सब्जेक्ट, ठीक है, देन फिर मेन वर्ब और देन अदर वर्ड्स एंड देन ऑब्जेक्ट। सो ये आपका स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि आपका इंटेरोगेटिव फॉर्मेट के बाद में इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जो है आपका पहले WH के साथ या फिर हेल्पिंग वर्ब या फिर आपका इंटेरोगेटिव वर्ब के साथ पहले हेल्पिंग वर्ब आई है, ना कि सब्जेक्ट आया है। इसलिए ए ऑप्शन इज द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन। ओके, क्लियर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, अगले क्वेश्चन में आपको पैसिव वॉइस बतानी है, ठीक है, आपको पैसिव में चेंज करना है। आपका सेंटेंस क्या गिवन है, शी विल राइट अ लेटर, ठीक है, इसमें आपको पैसिव में चेंज करना है। देखो सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट बन जाता है पैसिव में और ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट बन जाता है। सो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, अ लेटर, जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट है वो आपका पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनेगा। सो अ लेटर से शुरू होगा, अ लेटर। और मैंने आपको बताया है कि वॉइसेस में आपका कभी भी क्या नहीं होता है, वॉइसेस में आपका कभी भी टेंस चेंज नहीं होता है, जिस टेंस में आपका क्वेश्चन है उसी में रहता है, ठीक है। अ लेटर विल है ना, देयर इज विल, तो वो विल क्या शो कर रहा है, फ्यूचर में है तो फ्यूचर में ही रहेगा, और फ्यूचर में पैसिव में हमेशा बी लगता है। सो अ लेटर विल बी, अगर कहीं पर बी नहीं है तो वो गलत हो जाएगा, ए ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि इसमें बी नहीं है, बाकी में बी है। लेकिन आगे का फॉर्मेट भी देखते हैं, थर्ड फॉर्म होती है हमेशा अ लेटर विल बी, राइट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिटन, और हर शी का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, अ लेटर विल बी रिटन बाय हर, ठीक है, एंड देन फुल स्टॉप। तो ये देखो कहाँ पर है, अ लेटर विल बी रिटन बाय हर, ऑप्शन नंबर बी। रिटन अ लेटर, रिटन से शुरू नहीं होगा, मेन वर्ब से कैसे शुरू हो जाएगा, है ना, सब्जेक्ट से होगा, सब्जेक्ट आपका यहाँ पर अ लेटर था जो कि बाद में आया, तो ये भी गलत है। विल से शुरू नहीं होगा, है ना, क्योंकि आपका हमेशा सब्जेक्ट से ही शुरू होता है, और सब्जेक्ट आपका क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है। सो ये भी गलत हो जाएगा, आपका इकलौता सही आंसर क्या बचा, a letter will be written by her, so option number B, okay, this is the right answer. Let's proceed to the next question. अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, पैसिव फॉर्म, इसकी भी पैसिव फॉर्म बनानी है। तो देखो जो एक्टिव में, जब एक्टिव वॉइस में हु होता है तो आपका पैसिव वॉइस में बाय हुम हो जाता है, बाय हुम, ठीक है। हु विल हेल्प यू, बाय हुम विल यू बी हेल्प्ड, तो हु का तो आपका सीधा आ जाएगा बाय हुम, ठीक है, बाय हुम। यू आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट बनेगा बाय हुम। लेकिन इंटेरोगेटिव कैसे रहेगा, मैंने आपको बताया था WH के साथ जब हेल्पिंग वर्ब आएगी तभी रहेगा, अगर हम यहाँ पर यू लगा देंगे यानी कि सब्जेक्ट लगा देंगे तो ये इंटेरोगेटिव नहीं रहेगा। तो पहले हेल्पिंग वर्ब ही आएगी, बाय हुम विल, देन आफ्टर आपका सब्जेक्ट आएगा, बाय हुम विल यू, एंड बी तो हमेशा आता ही है आपका पैसिव में, बाय हुम विल यू बी हेल्प, हेल्प की क्या आ जाएगी, थर्ड फॉर्म आ जाएगी, क्योंकि पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म लगता है, समझे। हु तो आपका बाय होम में चेंज हो जाता है तो हु का बाय होम आ जाएगा। बाय होम के बाद पहले हेल्पिंग वर्ब बनेगी क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, बाद में सब्जेक्ट आता है क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन फॉर्म बनाने के लिए। सो बाय होम विल, देन आफ्टर आपका सब्जेक्ट आएगा यू, बी हमेशा आता ही है फ्यूचर टेंस में बी, एंड हेल्प, हेल्प क्योंकि थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। बाय होम विल यू बी हेल्प्ड, कहीं पर आपको दिख रहा है
बाय whom will you be helped? ऑप्शन नंबर ए, whom will you be helped नहीं होगा, by whom होता है you will be helped, ये भी नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन फॉर्म में है आपका एक्टिव वॉइस, तो आपका पैसिव भी क्वेश्चन में ही रहेगा, तो ये गलत है। whom will be you are helped, आर ये तो बिल्कुल ही गलत है। सो ए ऑप्शन आपका सबसे सही आंसर है, तो ऑप्शन नंबर ए वुड बी द राइट आंसर। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, हाउ मेनी कॉन्सोनेंट साउंड्स आर देयर? इसके लिए मैं आपको दो तीन चीजें बता देती हूँ ताकि इससे आपके आगे के दो क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर देयर? राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन। अल्फाबेट्स कितनी होती हैं आपकी? देयर आर 26 अल्फाबेट्स फ्रॉम ए टू जेड। ए टू जेड आपकी 26 अल्फाबेट्स होती हैं, जिनमें जो कि हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रखे हैं, वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स वोवल्स आपके पास 5 होते हैं, कॉन्सोनेंट्स आपके पास 21 होते हैं। वोवल्स ए ई आई ओ यू, इनको छोड़ करके बाकी सारे के सारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। अब जो है, जब आप फोनेटिक्स पढ़ते हैं, जब आप साउंड्स पढ़ते हैं, जब आप ट्रांसक्रिप्शन पढ़ते हैं, तब आपको बताया जाएगा कि जो 26 अल्फाबेट्स होती है ना, ये 44 टाइप के साउंड्स प्रोड्यूस करती हैं, जिनमें से वोवल्स तो जो है 5 वोवल्स 20 साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं, और बचे हुए 24 साउंड्स आपके कॉन्सोनेंट से होते हैं। ठीक है, सो आउट ऑफ दीज 44 साउंड्स 20 sounds are produced by these 5 vowels and rest of the 24 sounds are produced by 21 consonants। ठीक है, बाकी और डिटेल में आपको आगे आगे की क्लासेस में बताया जाएगा जब आप ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे, ट्रांसक्रिप्शन, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, सो अभी आपके ये दो क्वेश्चन इतने ही आपकी नॉलेज से हो जाएंगे, इतना ही एक्सप्लेनेशन से हो जाएंगे। कॉन्सोनेंट साउंड्स कितने होते हैं? देखो यहाँ पर 24 बताया था ना मैंने, 21 कॉन्सोनेंट्स 24 साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं। कहीं पर ऑप्शन दिख रहा है 24? बी ऑप्शन। सो बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, फोनेटिक सिंबल्स कितने होते हैं? टोटल फोनेटिक साउंड्स ही कितनी होती हैं? स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था आपको कि 26 अल्फाबेट्स 44 साउंड्स प्रोड्यूस करती हैं, तो फोनेटिक सिंबल्स, फोनेटिक साउंड्स कितनी होती हैं? 44 होती हैं। ठीक है, सो सी वुड बी द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आई होप देयर इज नो डाउट। अगर कोई डाउट रहता है आपका तो कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू ऑल, यू कैन आस्क मी देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट आपका पैसेज है, नेक्स्ट भी आपको पैसेज के बिहाफ पे आंसर देना है। पीपल इन द विलेजेस ऑफ राजस्थान लीड अ वेरी सिंपल लाइफ। जो पीपल हैं, जो लोग हैं राजस्थान के, वो बहुत ही सिंपल लाइफ जो है जीते हैं विलेजेस में, राजस्थान के विलेजेस में। दे लिव इन सर्कुलर हट्स, ये गोल झोपड़ियों में रहते हैं। हट्स, नॉट हैट्स, हट्स। हट्स क्या होती हैं? झोपड़ियाँ, वो झोपड़ियों में रहते हैं। फॉर एग्रीकल्चर दे डिपेंड ऑन रेन, ऐसा कहा जाता है कि राजस्थान में बहुत कम बारिश होती है ना। सो फॉर एग्रीकल्चर, खेती के लिए ये लोग बारिश पे डिपेंड करते हैं। बट दीज पीपल आर वेरी ब्रेव, लेकिन ये लोग बहुत ज़्यादा ब्रेव होते हैं, शक्तिशाली होते हैं। ठीक है, ब्रेव का मतलब क्या होता है? शक्तिशाली। वुमन लाइक टू वियर ड्रेसेस फुल ऑफ ब्राइट कलर्स। यहाँ की जो वुमन होती हैं, द वुमेन ऑफ राजस्थान यूज टू वेयर ब्राइट कलर्स, ये बहुत ही चमकीले कलर्स पहनना पसंद करती हैं। पीपल लिविंग इन विलेजेस ऑफ इन राजस्थान हैव अ वेरी रिच ट्रेडिशन ऑफ म्यूजिक एंड डांस। जो राजस्थान के लोग हैं, जो राजस्थान के गांव में लोग रहते हैं, वो ट्रेडिशन को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। ठीक है, कौन सा ट्रेडिशन? डांस और म्यूजिक का। यहाँ के लोगों को डांस और म्यूजिक बहुत पसंद है, बहुत एंथुसियास्टिकली ये परफॉर्म करते हैं। द पीपल ऑफ राजस्थान आर वेरी प्राउड ऑफ देयर कल्चर, इनको अपने कल्चर पे बहुत ज़्यादा प्राउड है, नाज है। प्राउड का मतलब क्या होता है? गर्व है। ठीक है, नाज है। इस पैसेज के बेस पे जो क्वेश्चंस गिवन है वो भी देख लेते हैं। सो आपका क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? सिनोनिम फॉर ब्रेव। सिनोनिम क्या होता है? सेम वर्ड, सेम वर्ड, यानी कि समानार्थी बताना है आपको ब्रेव के लिए। ब्रेव क्या होता है? शक्तिशाली होता है ना, तो शक्तिशाली का आपको सिनोनिम बताना है। हार्ड वर्किंग तो होता है मेहनत करने वाला, है ना, मेहनती। प्रॉस्पेरस क्या होता है? रिच। ठीक है, प्रॉस्पेरस क्या होता है? काफी धनी व्यक्ति, रिच व्यक्ति, है ना। एंड व्हाट इज एंथुसियास्टिक? एंथुसियास्टिक होता है मतलब जो व्यक्ति बहुत ज्यादा जोश में होता है, जोशीला व्यक्ति। ठीक है, वेलिएंट क्या होता है? वेलिएंट यानी कि बहुत ज्यादा जो आदमी क्या होता है? करेज होता है, जिसमें बहुत ज्यादा साहस होता है। ठीक है, सो ब्रेव भी शक्तिशाली, और वेलिएंट भी मतलब शक्तिशाली, करेज होने वाला। सो यहाँ पर ब्रेव का सबसे अच्छा सिनोनिम क्या रहेगा? आपका वेलिएंट रहेगा।
सो ऑप्शन नंबर डी वुड बी द राइट आंसर. ओके, ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, आपको एंटोनिम बताना है और ब्राइट. ब्राइट का एंटोनिम बताना है. ब्राइट क्या होता है, चमकीला, है ना, वेरी ब्राइट, बहुत चमकीला. और चमकीला का उल्टा क्या हो जाएगा, जिसमें चमक नहीं है, जो कि बहुत ज्यादा क्या है, फीका है, ठीक है, डल है. सो देखो, कलरफुल तो वही हो गया जिसमें कलर है, ट्रांसपेरेंट जिसके आर पार देख सकते हैं, डार्क यानी कि जो क्या होता है, डार्क होता है ना. यू ऑल नो द मीनिंग ऑफ डार्क, है ना. डल, डल क्या होता है यहाँ पर, फीका, जिसमें कोई शाइन नहीं होती है, कोई ब्राइटनेस नहीं होती है. तो ब्राइट का एंटोनिम क्या हो जाएगा यहाँ पर, डल हो जाएगा. सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द, ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर. ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. आगे के क्वेश्चन पर चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड. सबसे सही स्पेलिंग कौन सी है. पढ़ करके पता चल रहा है इमीडिएट है. इमीडिएट की स्पेलिंग बतानी है. इमीडिएट क्या होता है, मतलब कि जल्दी, इमीडिएटली, जल्दी करो ये काम, इमीडिएट. देखो, IMME, ये तो गलत है. इमीडिएट ऐसा है, ये तो इमीडिएट एंड इमीडिएटा, ये दोनों तो गलती हो गए. अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है. इमीडिएट की सबसे सही स्पेलिंग होती है IMMEDIATE. ये ऑप्शन कहाँ पर है, कैन यू सी दिस ऑप्शन एनीवेयर आउट ऑफ दीज 4. ऑप्शन नंबर ए, IMMEDIATE. So the correct spelling of immediate, which means jaldi, is option number A. ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, दिस इज वन वर्ड सब्सटीट्यूशन. वन वर्ड सब्सटीट्यूशन. अब आपको देयर वे ऑफ लिविंग यानी कि रहने का जो तरीका होता है, उसके लिए आपको वन वर्ड बताना है. जब हम ये एक्सप्रेस करते हैं कि देयर वे ऑफ लिविंग इज वेरी प्रॉस्पेरस, है ना, वेरी डिसेंट, तो उसको हम क्या कह सकते हैं वन वर्ड में, लाइवलीहुड, लाइवलीनेस, लाइफ लाइक लाइफस्टाइल. तो दैट इज लाइवलीहुड. ठीक है, उनके रहने का तरीका, वे ऑफ लिविंग, रहने के तरीके को हम लोग लाइवलीहुड कहते हैं. ठीक है, सो देयर वे ऑफ लिविंग कैन बी रिप्लेस्ड बाय लाइवलीहुड. समझ गए आप लोग. सो ये क्वेश्चन आपका वन वर्ड सब्सटीट्यूशन की कैटेगरी में आता है. ठीक है, ये भी आपको साथ साथ पढ़ने चाहिए. जो वोकैब का सेक्शन है, चाहे आपके इडियम्स हो गए, एंटोनिम, सिनोनिम हो गए, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन हो गए, करेक्ट स्पेलिंग, ये भी आपका वोकैब में ही आता है. ठीक है, तो ये आपके लास्ट के 3 क्वेश्चन जो हैं, ये आपके वोकैब के हैं, वोकैब के पार्ट में आते हैं. ठीक है, तो ये भी आपको साथ के साथ पढ़ने चाहिए. मैं भी इस सीरीज के बाद करवाऊंगी आपको. सो वे ऑफ लिविंग क्या होता है, लाइवलीहुड होता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड वन वर्ड फॉर द फ्रेज कंट्री साइड ऑफ अ नेशन. नेशन क्या होता है आपका, देश, है ना, नेशन मीन्स देश. और कंट्री साइड क्या होता है, गांव का इलाका. कंट्री साइड को हम लोग गांव वाले इलाके को कंट्री साइड कहते हैं. सो किसी देश में गांव के इलाके को हम लोग क्या कहेंगे, वन वर्ड में, है ना. ये भी वन वर्ड का ही है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन. तो गांव वाले एरिया को, गांव को क्या कहते हैं हम लोग, रूरल एरिया, है ना. अर्बन तो क्या होता है, शहरी होता है ना. नेशनल क्या होता है, देश का. रूरल क्या हो गया आपका, गांव वाला एरिया, है ना, कंट्री साइड. सो ए वुड बी द राइट आंसर. इनहेबिटेंट्स क्या होता है, वहां के निवासी, रहने वाले लोगों को हम लोग इनहेबिटेंट्स कहते हैं. सो कंट्री साइड ऑफ नेशन यानी कि देश में गांव की जनता, गांव की जनता को हम लोग क्या कहते हैं, रूरल पीपल, है ना. सो हियर ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर. ओके, सो आपके ये थे आज के 15 क्वेश्चंस. आप लोग मुझे अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा. मेरे आंसर देने से पहले आपके कितने आंसर सही थे. एंड अगर आपका स्कोर जो है 12 प्लस है, तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है. लेकिन आपका बिलो 12 है, तो यू नीड मोर टाइम टू प्रिपेयर. ठीक है, आप इन्हीं सीरीज को दोबारा देखते रहिए. एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम. And thank you so much for watching. If you really like this video, do give it a thumbs up and subscribe to the channel. Thank you so much.